अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। आज जुम्मे का दिन आपको गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से जुम्मा बहुत मुबारक हो। होपफुली कि आपका वीक अच्छा गुजरा होगा या वीकेंड की तैयारी आपने कर ली होगी। अगर नहीं की तो इट्स अ वेकअप कॉल फ्रॉम आवर साइड कि अभी भी अगर आपने कोई काम करना और इस वीक में करना तो और पूरा नहीं हुआ तो वी हैव 3 और मोर 4 days। सो गेट अप और आप उस काम को शुरू करें, काम मुकम्मल हो जाएगा। इसी थॉट के साथ अपने दिन का आगाज़ करें। हम भी इसी थॉट के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं कि आज के मुकम्मल स्टोरीज़, मुकम्मल टॉप स्टोरीज, डेली डोज जो भी इंटरेस्टिंग हमारी पूरी टीम ने ढूंढे हैं वो लाकर आपसे हम शेयर भी करेंगे, चिटचाट भी करेंगे। लेकिन आज की मोस्ट अपडेटेड खबर आपको देते हैं, जो कि आपको पता है हरमीत हमेशा मेरे साथ होते हैं इस्लामाबाद से, लेकिन आज निजी मसरूफियत की बिना पर वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगे और इसीलिए ये शो बस हमने अकेले ही चलाना है, आपके साथ चलाना है। तो आपकी जो काइंड सजेशंस हैं कि आपका ये टॉपिक या ये चीज़ या इस तरह के इशूज़ जो है उन पर हाईलाइट करना चाहिए, उन पर बात करनी चाहिए, वही गुड मॉर्निंग पब्लिक का हिस्सा होते हैं। सबसे पहले आपसे पाकिस्तान की विक्ट्री शेयर करते हैं और सबसे अच्छी बात है कि विक्ट्री तो हम शेयर कर रहे हैं, बात हम क्रिकेट की करेंगे, विक्ट्री की करेंगे, जीत की करेंगे, एप्रिसिएशन की करेंगे, लेकिन वुमेन क्रिकेट टीम की करेंगे। ये सबसे अच्छी बात है जिसको मुझे आपको खबर देते हुए ज़्यादा खुशी हो रही है। मुनीबा जो है, मुनीबा अली हमारी क्रिकेट टीम का हिस्सा है, वुमेन क्रिकेट टीम का। उन्होंने T20 में सेंचुरी बना ली है और इसके बाद ये क्रेडिट उनके साथ जाता है कि वो पहली सेंचुरी मुकम्मल करने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की खातून क्रिकेटर है। तो जब मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द से गुजरती हूँ और वहाँ पर हमने देखा होगा, अगर आप लोग गुलबर्ग में रहते हैं या नियरेस्ट रहते हैं तो कज़ाफ़ी से जब आपको गुजर बसर हो तो वहाँ पर वुमेन क्रिकेट टीम का एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। उसको देख के जो एक प्राउड मूवमेंट होता है ना कि भाई ये टीम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और आपको पता है कि आप प्ले ग्राउंड में जब जाते हैं, किसी भी ग्राउंड में, खेल के मैदान में, तो आप खातून या आप मर्द हो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप एथलीट हैं, यानी आप खिलाड़ी हैं, आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना है। इस चीज़ से बालातर होकर कि आप खातून हैं या बीइंग अ मैन आप किसी भी टीम का हिस्सा है। सो दैट इज़ रियली अप्रिशिएटेबल। तो हमने सना को अप्रिशिएट करना है। सना आपको कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक और होपफुली कि आप आगे भी ऐसे खेलेंगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान में वुमेन क्रिकेट टीम की मजबूती के लिए ये पहली बुनियाद है जो आपने रखी है और उसको बाकी जो तमाम खिलाड़ी हैं उसको कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। अब हमने सोशल मीडिया की ही बात करनी है। आपको पता है जो चीज़ आप वायरल देखते हैं उस पर तबसरा तो हमारा बनता है, क्योंकि उस पर आप बड़ा तबसरा करते हैं। कल एक वीडियो आपने देखी होगी, इस्लामाबाद की वो वीडियो है। खैर अगर हरमीत हमारे साथ होते तो हम उनसे पूछते हैं कि कहीं आपके ऑफिस के इर्द गिर्द तो ये लेपर्ड नहीं आ गया। आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें एक पेट लेपर्ड, उसे कहूँ तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होगा, एक ऐसा खूबसूरत तो बहुत लग रहा था लेकिन वो जंगल में खूबसूरत लगता है। चीता बेसिकली किसी ने पेट रखा था और वो पेट बड़ा हो गया। आई नो, पता मुझे लगता है कि जब इस तरह के पेट रखते हो तो आप बचपन से ही रखते हो, यानी वो छोटे होते हैं, कम उम्र में होते हैं। अब ये पेट था, पता नहीं ये बिफर गया या इसका क्या हाल हुआ या किस तरह से इसने वो केज तोड़ा और वो जिस घर में एज अ पेट था उसने वहाँ से छलांग लगाई, उस घर से निकला और दनाता फिरता रहा इस्लामाबाद के DHA फेस में और वहाँ पर लोगों में खौफ व हरास फैला। ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये तो गालिबन एक वीडियो है और 2-3 ऐसी वीडियोस मैंने भी देखी हैं। 2-3 अफराद को इसने जख्मी भी किया है। आप जैसे भी देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि अगर पेट हो तो आप उसको बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और सिविलाइज्ड रखते हैं और आप उसकी बड़ा ख्याल रखते हैं, बड़ा उसको ट्रेंड करते हैं। लेकिन जानवरों का कुछ पता नहीं होता ना, मतलब अगर गुस्से में आ जाए या किसी चीज़ की वजह से वो चिड़चिड़े हो जाए, क्योंकि उनकी भी अगर हम देखें तमाम तर सेहत तो वो इससे मुंसलिक होती है कि खाना टाइम पे ना मिले और खाने के साथ साथ अगर उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट ना मिले। क्योंकि अगर जंगल में रहने वाला एक जानवर जिसे आप पकड़ कर घर में ले आते हैं, केज में बंद कर देते हैं, तो आपको उसकी हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, उसकी सेहत का, उसकी खुराक का और इसके साथ साथ उसके एनवायरनमेंट का। तो अब ये पेट तो था, पाला होगा, अच्छे से पाला होगा, सब चीज़ों का ख्याल रखा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया कि तमाम तर सिचुएशन में उनको खुद नहीं पता था किसने किस तरह से अपने गुस्से का इजहार किया और उस घर से छलांग लगाई और पूरी सड़कों पर दंदनाता फिरता रहा। रेस्क्यू अलबत्ता इनको कर लिया गया, लेकिन 2 अफराद के जख्मी होने के बाद द क्वेश्चन मार्क है कि पहले भी कई दफ़ा जो वाइल्ड लाइफ के स्पोक्स पर्सन होते हैं जो कि इस पर काम करते हैं, कई दफ़ा वो सवाल उठा चुके हैं। इस हवाले से हमारे प्रोग्राम में भी एक खातून आई थी, उन्होंने भी इस हवाले से काफ़ी बात की थी कि ये जंगल में रहने वाले जानवर हैं, कोई पूछने वाला क्यों नहीं है उन तमाम लोगों को जो पैसे वाले हैं। बड़ा घर है तो बड़े घर के साथ साथ आपका शौक भी बड़ा होना चाहिए। तो आपने कुछ नहीं सोचा, ना बिल्ली, ना कुत्ता, ना XYZ, आपने सीधा ही चीता पाल लिया। लेकिन ये चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा जाता? वाइल्ड लाइफ
पर एक्टिव क्यों नहीं होती, और अगर एक्टिव होती भी है तो हमने बहुत सारे लोगों पे जब रेड होते देखा है तो आगे से उनका एक्सक्यूज होता है कि वी डू हैव लाइसेंस। तो ये लाइसेंस इशू करना भी मेरे ख्याल से गलत है, या इसको प्रॉपर एसओपीज के साथ और प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ मेरे ख्याल से लाइसेंस जो है वो इशू करना चाहिए। लेकिन ये तो फुटेज जनाब इस्लामाबाद की थी, और ये इस्लामाबाद में कोई एक पूछ इस एक चीते के पीछे घूम पर रहा था, और आखिरकार रेस्क्यू की टीम आई, वाइल्ड लाइफ की, उन्होंने पकड़ा। और मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है उनकी स्टोरीज भी देखी हैं कि ये किस किस्म का शौक है, और अगर शौक है भी तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो इस हवाले से एक्टिव क्यों नहीं है कि वो एक जानवर जो एक साजगार माहौल जो उसको जंगल में मिल सकता है उसको एक केज में जिसको आप लाके पिंजरे में बंद कर देते हैं उसमें उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो जितने भी जानवर हैं और हैवानात हैं उनको उस माहौल से निकाल कर अपने शौक की वजह से कैद कर लेना, ये इंसानियत के नो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग भी आपको ये काम नहीं करना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा शौक भी आप रखते हैं तो खैर ये अब खुद सोचना चाहिए इस तरह के पेट रखने वाले लोगों को। ऑल दो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास आज बहुत कुछ है आपसे शेयर करने के लिए। सो ये 3 अफराद को जख्मी करने के बाद ये लेपर्ड खास तौर पर इसको फौरी तौर पर बहुत सी तगदो और मेहनत के बाद रेस्क्यू कर लिया गया और अब ये कस्टडी में ही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, टॉप स्टोरीज का जिक्र करेंगे। टॉप ऑफ द ऑल, कल पाकिस्तान में हर टीवी चैनल, वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, अखबार हो या सोशल मीडिया हो, यही बात की जा रही थी कि आज गालिबन ऐसा महसूस होता है तमाम तर सिनेरियो और जो भी सिचुएशन है कि इमरान खान को आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कल उनकी हिफाजती जमानत लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। और वजह क्या थी? अदम पेशी। वजह क्या थी कि मैं पेश नहीं हो सकता। उनके वकला की जानिब से कहा गया कि कोई बात नहीं, अगर पेशी करनी है तो हम वीडियो लिंक के जरिए कर लेते हैं, जबकि अदालत की जानिब से बारहा ये कहा गया कि एक मुजरिम के लिए, एक मुलजिम के लिए अगर ये रिवायत हमने डाली तो हर मुजरिम जो नहीं पेश हो सकता या उसके पास कोई एक्सक्यूज है तो ये रिवायत हम नहीं डालना चाहते, यू हैव टू अपीयर इन द कोर्ट। लेकिन इमरान खान की जानिब से 1, 2, 3 कई दफ़ा उनको जो है वो इंडिकेट किया गया। कल, बल्कि अगर हम कल की बात करें तो कल शाम 6 बजे का लास्ट टाइम उनको दिया गया था और ये गालिबन कुछ चौथा मौका था जो कि अदालत की जानिब से उन्हें दिया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। अब ये हिफाजती जमानत मुस्तरद कर गई है और इससे पिछले का सिनेरियो जो है वो आप सब जानते हैं कि कल के रोज़ में एक अदालत ने जमानत का फैसला करना था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिल गया, जबकि दूसरी अदालत ने उनकी हिफाजती जमानत जिसके लिए पूरी पीटीआई और पीटीआई के वकला ने राब्ता किया था, क्योंकि गैर हाजिरी और मुसलसल अदम पेशी की वजह से उनकी जमानत को मनसूख कर दिया गया था। जिसके बाद वकला बरादरी जो है खासतौर पर पीटीआई से जो मुंसलिक है वो पहुंचे हाई कोर्ट हिफाजती जमानत के लिए, लेकिन वहाँ भी शर्त यही रखी गई थी कि आपको पेश होना पड़ेगा, जिस पर अब तक मेरे ख्याल से इमरान खान ने नजरसानी नहीं की। लेकिन पाकिस्तान में एक बार फिर से ऑडियो लीक्स का नया सिलसिला शुरू हो गया है। आने वाली मोस्ट अपडेटेड ऑडियो लीक जो है, आपको पता है कि हाजिर सर्विस जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के दरमियान ये ऑडियो लीक जो है जिस पर बात की जा रही है कि किसको कहाँ पे कौन सा केस लगाना है, तो ये एक 2 ऑडियो लीक्स जो है आने के बाद आपको पता है राना सनाउल्ला ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2 ऑडियो लीक्स दिखाई, बताई, उस पर बात की और ये कहा कि परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट को मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो तीसरी ऑडियो का उन्होंने जिक्र नहीं किया। खैर अलबत्ता ये ऑडियो लीक्स आपने भी सोशल मीडिया पे सुनी होगी। अब इसके बाद जो है वो सूरत हाल क्या होती है, जबकि अगर हम बात करें सदर बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी साहब की, तो उनका ये कहना है कि ये डॉक्टेड ऑडियो है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑडियो में जिस बात पर बात हो रही है वो किसी और का केस है जो कि सिंध हाई कोर्ट में देना है। तो बेसिकली मेरी टीम जो है वो परवेज इलाही का ये केस जो है वो कॉन्टेस्ट कर रही थी, इसी वजह से हम उसके बारे में बात कर रहे थे। और बता अगर उनका स्टेटमेंट देखा जाए तो उन्होंने कहा कि मेरा इस ऑडियो लीक से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर परवेज इलाही की बात की जाए तो उन्होंने मुस्तरद नहीं किया और तरदीद नहीं की इस ऑडियो लीक की, लेकिन ये कहा ज़रूर कि ये बात जो है उस केस की नहीं हो रही। ऑल दो ये ऑडियो लीक्स का नया सिलसिला जो है इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, अपने एनालिस्ट को अपने साथ लेंगे और फिर आपको इस पर थोड़ा सा तबसरा बताएंगे कि इस पर हमारे एनालिस्ट जो है वो क्या सोचते हैं, मुल्क की सूरत हाल पर क्या असर पड़ेगा। चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ। टॉप ऑफ दी ऑल हम प्रोग्राम में यही डिस्कस करेंगे जिसका सारा सिनेरियो मैंने भी स्केच किया है कि आपकी टॉप स्टोरीज में एक तो हमने जिक्र करना है कि शेख रशीद जो है उनको अडियाला जेल से बाकायदा कल रिहाई हमने देखी और पूरी फुटेज जो है वो आपने भी देखी होगी। उसमें पूरी किस तरह से वो अडियाला जेल से रिहा हुए हैं और कितने दिन तक उनको तहवील में रखा गया। इसके अलावा इमरान खान के घर के बाहर ज़मान पार्क में हमने देखा कि वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, फवाद चौधरी हों या दीगर लोग हों, वो तमाम लोग जो है वो ज़मान पार्क पहुंचे जब इलेक्शन कमीशन। और इसके अलावा अगर हम देखें सारी सिचुएशन को तो जब उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया
तो उसके बाद ये ऑडियो लीक्स और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती थी, जिसकी वजह से पहले ही तमाम लीडरान ने रुख कर लिया था वहाँ का। और जमान पार्क के बाहर एक कॉर्डन ऑफ किसी सिचुएशन थी, मीडिया चैनल्स की बहुत बड़ी बड़ी DSNGs वहाँ पर थी और ट्रैफिक का बुरा हाल था। और एहतजाज करने के लिए या साथ देने के लिए या इजहार यकजहती के लिए बड़ी तादाद में लीडरान भी PTI के और कारकुनान भी उनके घर के बाहर जमा थे। खैर, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपको हमने आज एक रिपोर्ट भी दिखानी है, खानपुर से एक रिपोर्ट है, इसका जिक्र मैंने गालिबन कल भी किया था। और वो पैकेज और रिपोर्ट जो है वो गंदम की बारीक बारीक और खूबसूरत तिनकों से क्या लिखा गया है, कुरानी आयात। तो वो कुरानी आयात का जो आर्ट है, ऑब्वियसली कितना साल लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा इस आर्ट को सीखने में और फिर इस आर्ट को बनाने में, क्योंकि गंदम की बारीक बारीक तिनकों से बहुत मुश्किल है कि आप कुरानी आयात का एक ज़बरदस्त सा आर्ट बनाएं। लेकिन जी खानपुर के एक आर्टिस्ट है जिन्होंने ये आर्ट बनाया है, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। इसके अलावा आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में, चूँकि हमारा पूरा प्रोग्राम जो होता है 2 घंटे का, इसमें एक सेगमेंट ऐसा होता है जिसमें हम ख़ास तौर पर कंपल्सरी बात करते हैं खेल की। पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी, लेकिन आजकल PSL है, पसंद हम करते हैं क्रिकेट को और दिलदादा है हम क्रिकेट के। लेकिन एक और चीज़, खेलना हम चाहते हैं फुटबॉल। मेरे अपने सर्कल में बहुत बड़ी तादाद है उन फुटबॉलर्स की, दे आर क्रेजी अबाउट फुटबॉल। एंड आफ्टर FIFA वर्ल्ड कप तो मुझे लगता है पाकिस्तान में ये बुखार और भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन नहीं है तो सहूलियात नहीं है, और नहीं है तो आपके पास ट्रेनर्स नहीं है, आपके पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो बच्चों को, जो टैलेंटेड बच्चे उनको सिखा सकते हैं। अलबत्ता कराची की हम बात करें तो कराची में लियारी के करीब जो फुटबॉलर्स की बहुत सारी ऐसी क्लब्स हैं जो कि खेलते भी हैं टूर्नामेंट्स और ऑर्गेनाइज भी करते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पर। दे आर वर्किंग इनफ गुड लाइक इन कराची। लेकिन लाहौर में इस तरह की एक्टिविटीज़ कंपैरेटिवली हमें सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में नज़र आती हैं और बच्चे जो हैं वो कम मतलब पार्टिसिपेट भी कम कर पाते हैं, ट्रेनिंग भी कम ले पाते हैं। लेकिन अब उन सब के लिए अच्छी खबर है, आज के प्रोग्राम में एक डिटेल सेगमेंट करेंगे हम फुटबॉलर कोच, बल्कि आप यूँ कहें कि स्टार फुटबॉलर कोच अली अलजैशी जो है वो आज हमारे साथ मौजूद होंगे। और वो चूँकि पाकिस्तान आ रहे हैं, कब आ रहे हैं पाकिस्तान, आपको किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्या वो कैंप लगाएंगे या उनकी ट्रेनिंग के लिए आपको अपने आप को कैसे इनरोल करना है, और ये एक्टिविटी जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए, इस हवाले से हम डिटेल में आपको पूरा सिनेरियो जो है वो स्केच करके बताएंगे कि अगर आपने पार्टिसिपेट करना है और अगर आप फुटबॉल के क्रेजी फैन है, सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और अली अलजैशी से तमाम तरह इन्फॉर्मेशन लेंगे उनके विजिट के हवाले से जो कि वो पाकिस्तान का करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे बेसिकली रेडिएशंस, मतलब अगर हम रेज की बात करें, लेज़र की बात करें, तो आजकल हमने सर्जिकल और नॉन सर्जिकल बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स देखे हैं जिसमें अगर सर्जरी होती है तो आपकी कोशिश ये होती है कि वो आप पहले जो ओल्ड प्रोसीजर है उसकी तरफ ना जाएं, जिसमें आपका ऑपरेशन होता है, कट्स होते हैं, स्टिचेस होते हैं। अब ज़्यादातर लोग ये प्रेफर करते हैं कि रेडिएशंस यानी रेज से जो है वो आपका मामला हल हो जाए। ख़वातीन की अगर बात की जाए तो आपकी किसी बीमारी के अलावा भी ख़वातीन जो हैं वो बड़ी तादाद में लेज़र की तरफ जाती हैं, बोटॉक्स की तरफ जाती हैं, फेसेस के बहुत सारे फेस अपलिफ्ट करने के, चिन अपलिफ्ट करने के और रिंकल्स ख़त्म करने के, ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि मार्केट में मौजूद है, लेकिन दे आर ऑल रेडिएशन वन। तो ये कितनी ज़्यादा आपको इस्तेमाल ये टेक्नोलॉजी करनी चाहिए, डॉक्टर्स इस हवाले से क्या कहते हैं, किस एज ब्रैकेट में जाके यू नीड दिस रेडिएशन टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट, और इसके क्या फ़ायदे और नुकसानात भी एट द सेम प्लेस एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको किस तरह से प्रिकॉशंस करनी है व्हेन यू नीड टू डू दिस काइंड ऑफ सच, जो भी आपके ट्रीटमेंट्स होते हैं उसके लिए हम डिटेल में बात करेंगे। और इस पर हम कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट राय जो है वो आप तक पहुंचाई जा सके, बिकॉज इफ़ यू आर हैविंग लेज़र और इफ़ यू आर टेकिंग एनी सर्जिकल ट्रीटमेंट तो आपको इन बातों का पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा मकसद हमारा डराना नहीं है। एक दफ़ा हमने एक पहले सेगमेंट किया था जो कि बहुत खबर वायरल भी हुई थी कि स्ट्रेटनर बालों को बहुत ज़्यादा करने से कैंसर जो है वो मौजब बन सकता है, और ये खबर बहुत वायरल भी हुई थी। लेकिन मुझे कल किसी ने कहा कि आप ऐसा होता है ख़वातीन और मर्द हज़रात में कि बाज़ लोगों को स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस बहुत पसंद होती है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ तो मुझे स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि आपको पता है कि अगर आप मेन परफ्यूम यूज़ करते हैं या मेन बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं तो आपके हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो बड़ी हैरान हुई इस बात से। लेकिन आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली डिओड्रेंट को लेके कि ये इसका ज़्यादा इस्तेमाल और आपके बॉडी के किन पार्ट्स पर ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। तो ऑल दो होता तो केमिकल है, सो हाउ टू यूज़ इट, आपको अपनी बॉडी से कितना दूर यूज़ करना चाहिए। अगर इसको बॉडी डिओड्रेंट कहते हैं तो फिर बॉडी पे ही आपने इस्तेमाल करना है, बट हाउ टू अप्लाई एंड हाउ मेनी टाइम्स टू अप्लाई, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। तो इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे।
अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। वैसे आप अकेले शो में हो तो मज़ा तो बहुत आता है आपसे बातें करने का, लेकिन वी आर मिसिंग हरमीत वेरी मच। होपफुली कि आप भी जो है वो इंतज़ार कर रहे होंगे हरमीत पाजी का, लेकिन वो आज हमारे साथ नहीं है। मंडे को इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करेंगे। अब चलते हैं आगे प्रोग्राम में और हम बात करते हैं डेली डोज की। तो आज का डेली डोज जो है वो पहला डेली डोज तो मुझे लगता है एक क्राइटेरिया है। पहला डेली डोज एक ऐसा क्राइटेरिया है जो मुझे लगता है कि आपको पाकिस्तान में हर ऑफिस में ये इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। लेकिन खबर है चीन से, ऐसी कौम जिसको हमने तरक्की करते हुए देखा है, जिसको हमने ऑर्गेनाइज सिविलाइज्ड होकर हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ऊपर जाते हुए देखा है। वो उनकी इंडस्ट्रीज़ हो, उनके लोग हों, उनके ऑफिस हों, उनकी स्किल्स हों, उनका रहन सहन हो, या उनका एक हाउस होल्ड का तरीका हो। सो वी आर जस्ट फैन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जिस तरह से चीन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली दुनिया पर सुपर पावर के तौर पर अपनी मेहनत की वजह से, अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से, अपनी टेक्निक्स की वजह से, अपनी जहानत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता काबू करता चला जा रहा है। चीन से आपको खबर देते हैं, खबर बहुत इंटरेस्टिंग सी है। ऑफिस में इंटरव्यूज़ हुए और किसी कंपनी ने ये इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, लेकिन गेस व्हाट, किस शर्त पे किए? इस शर्त पे किए कि आप आएंगे इंटरव्यू देने के लिए, बट वी आर नॉट गोइंग टू जज यू थ्रू योर अपीयरेंस। मतलब आपके अपीयरेंस से हम आपको जज नहीं करेंगे, चेहरा नहीं दिखाना, काबिलियत दिखानी है जनाब। ये उनका मोटिव तो था इस तमाम तरह इंटरव्यूज़ का। और नौकरी के लिए आए हुए जो उम्मीदवार थे उनको मास्क पहना दिए, और मास्क भी वो कोविड-19 वाला मास्क नहीं, बाकायदा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो रहा होगा कि पूरा फेस कवर्ड है। मतलब ये एक स्टैंडर्ड है। अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो ऑब्वियसली मैं बहुत सारे इश्तिहार देखती हूँ जब इर्द गिर्द चस्पा जो आप दीवारों पे देखते हैं, तो वहाँ पर अक्सर लगा होता है कि आप ज़रूरत बराए लेडी स्टाफ खूबसूरत, और उनके कुछ ऐसे क्राइटेरिया होते हैं कि अच्छा रंग होना चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए, वेल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें वैसे भी जब आप काम करते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, लेकिन ये जो जॉब रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये आप सोशल मीडिया पे जाएं या फिर आप कहीं इश्तिहार लगा हुआ देखें तो बाकायदा रिक्वायरमेंट्स में लिखा होता है कि आप वेल ड्रेस होने चाहिए, आपका रंग ठीक होना चाहिए, आपके बाल अच्छे होने चाहिए। और ये बहुत सारे ऑफिस में SOPs मैंने खुद चस्पा देखे हैं। तो यहाँ पे जनाब आपकी सिर्फ काबिलियत मैटर करती है। मुझे लगता है कि मैं स्क्रीन पर आने की बात करती हूँ ना, तो मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ या मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि इसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। और पाकिस्तान में कंपैरेटिवली अब जाकर ये क्राइटेरिया थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पिछले 10 साल अगर हम बात करें तो येस वी वांट अ ग्लैमर ऑन स्क्रीन। तो स्क्रीन पर आने के लिए इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है कि आप गुड लुकिंग होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए, प्रेजेंटेबल होने चाहिए। लेकिन अगर आपने CNN या बाकी, मतलब आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, बाकी अगर आप इंटरनेशनल चैनल्स देखें तो दे आर एज मच एज casual while sitting on screen giving them news, और न्यूज़ के अलावा if they are in the current affairs show, if they are in morning show, if they are in the candid like entertainment kind of show, so वो उतने ही candid होते हैं, उतने ही casual होते हैं जितने हम अपनी आम रूटीन में होते हैं। लेकिन चीन की ये कंपनी जो है उसने ये ख़ास तौर पर ट्रेंड आप कह सकते हैं सेट किया है, सिर्फ इसलिए कि जब आप इंटरव्यू देने आएंगे तो आपकी अपीयरेंस यानी आपके फेस फीचर्स को, आपकी खूबसूरती को नहीं देखा जाएगा। आपके फेस पे मास्क है, वी डोंट नो यू कि आप कैसे दिखते हैं, बट वी जस्ट वांट टू नो कि आपकी काबिलियत क्या है, आपकी जहानत क्या है। और हमारा क्राइटेरिया जो है वो यही है आपको चूज़ करने का। और उसके बाद ऑब्वियसली मास्क उतार दिया होगा, लेकिन हमारे मुझे लगता है कि अगर आप किसी कंपनी को ऑन करते हैं या आपके पास कोई इख्तिदार है या कोई आप मतलब ताकतवर है या कोई इक़्तिदार है आपके पास या कोई पावर है, तो उस पावर को इतना पॉजिटिवली इस्तेमाल करना चाहिए। बिकॉज मैंने बहुत टैलेंटेड लोगों को बहुत सादा देखा है। अगर आप बहुत पढ़ने वाले लोगों की बात करें तो हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे बच्चे हमारे इर्द गिर्द होते थे, दे आर गिव अ डैम टू देयर अपीयरेंस। मतलब अगर बालों की बात करें, कपड़ों की बात करें, बिकॉज दे आर इन टू ऑल द स्टडीज़ ऑल द टाइम। मतलब सारा दिन, मेरी बहुत सारी ऐसी दोस्तें हैं जो सिर्फ पढ़ने पे यकीन रखती हैं और सारा दिन बस पढ़ती रहती हैं, और सिर्फ पढ़ने वाली हालत में कैजुअल में वो यूनिवर्सिटी आ जाती है। तो आपके इर्द गिर्द भी ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे। तो अगर वो दिन रात पढ़ते हैं, काम करते हैं, अपने आप को काबिल बनाते हैं, तो फिर आपको उनकी काबिलियत ही देखनी चाहिए, उनकी प्रेजेंटेशन पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए। लाइक मैं ये नहीं कह रही कि आपको बहुत ही ऐसा बंदा हो जिसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छी ना और आप उसे हायर कर लें, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज ऑफिस का एक डेकोरम होता है। लेकिन प्रेफरेंसेस अगर 10 में से हमें परसेंटेज देनी हो तो मैक्सिमम 3 से 4% होनी चाहिए आपकी प्रेजेंटेशन की। बाकी सारी आपकी काबिलियत होनी चाहिए, और उसी काबिलियत की बिना पर जो है वो आपको किसी भी जॉब में रखना चाहिए, या किसी भी अगर बीइंग अ बॉस आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि काबिलियत आपकी खूबसूरती से
कहीं ज़्यादा ऊपर है और ये कहीं ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा जी, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस लिहाज से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अब चूँकि टेक्नोलॉजी और ड्रोन पता नहीं किस किस तरह से बनाए हैं, हमने बहुत सारी खबरें इस तरह से दुबई से भी दी हैं और टेक्नोलॉजी बेस्ड दी हैं, लेकिन ये ऐसा ड्रोन है, इट सीम्स टू बी लाइक अ बर्ड, लेकिन बर्ड जो है इज़ अ डेड बर्ड। मुर्दा परिंदों से ये ड्रोन बनाया गया है जो कि हवा में उड़ता आपको परिंदा ही दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर बाकायदा ड्रोन वाली मशीनरी फिट की गई है। तो ये आपको कभी धोखा हो सकता है कि आप अगर आसमान में उड़ता हुआ कोई परिंदा देखे और आपको लगे कि वो परिंदा है, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है वो ड्रोन और आपकी फुटेज मतलब ये, वैसे मुझे लगता है कि सस्पेंस इस चीज़ का इससे भी है कि अगर आपने कॉन्फिडेंशियल कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी हो और अगर आपने सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए खास तौर पर मेरे ख्याल से इसको बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हवा में उड़ता हुआ आपको ये परिंदा ही लगेगा, लेकिन इसके अंदर बाकायदा उन्होंने सिस्टम फिट किया हुआ है और सिस्टम जो फिट किया हुआ है आपको पता है कि वो ड्रोन का सिस्टम है दैट कैन कैप्चर एनीथिंग वाइल इन द एयर। आप अगर आसमान पे परिंदा उड़ता देख रहे हैं तो नीचे एरियल व्यू को किसी भी जगह से ये कैप्चर कर सकता है, लेकिन आप ये जज नहीं कर सकते कि ये परिंदा है या ड्रोन है। लेकिन मुर्दा जानवरों को इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। मुर्दा परिंदे जो हैं उनकी बॉडी से उनकी इंटरनल जो बॉडी है उसको निकाल के आपका ड्रोन जो है वो अंदर फिट किया गया है। इसके फीदर्स, इसका फेस, इसकी आप देखें जो चोंच है, वो तमाम चीज़ें आपको रियल फील ही दे रही हैं, लेकिन अंदर से इट्स अ ड्रोन। तो टेक्नोलॉजी को रियल लाइफ से या कोई नेचुरल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश की है, दैट इज सीम्स टू बी लाइक रियली गुड। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। ये खबर जो है बेसिकली ये उन तमाम लोगों के लिए है जो अपनी जवानी में किसी भी वजह से, चाहे वो आपके माली मामलात हों या आपकी शादी के मामलात हों, पर्सनल प्रोफेशनल व्हाट्सएवर, अगर आप अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सके या तालीम मुकम्मल करने के लिए अगर हम PhD की बात करें या CSS की बात करें, तो मुझे लगता है कि एक अटैम्प्ट के बाद बहुत सारे लोग हार जाते हैं। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, कंसिस्टेंसी इज़ अ की ऑफ सक्सेस। यही जनाब एग्जाम्पल है। 76 ईयर्स ये एक आप इन्हें कह सकते हैं बुजुर्ग है, ज़ईफ़ है, मोहम्मद शख्स है, लेकिन 50 साल बाद उन्होंने अपनी PhD मुकम्मल की है। चूँकि PhD में आपको पता है कि अक्सर लोग या PhD के बाद तो आपकी तालीम वैसे ख़त्म हो जाती है, आप डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन PhD करना इतना आसान काम नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त PhD कर रहे हैं, बल्कि स्क्रीन के उस तरफ जो लोग हमें देख रहे हैं, PhD इज़ नॉट एज ईजी एज पाई, क्योंकि बहुत सारे थीसिस, रिसर्च वर्क और पब्लिकेशंस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए बाज़ुकात ये आपकी डिले होकर या इसको प्रोलॉन्ग हो जाती है, 2 साल की 10 साल पे भी चली जाती है, लेकिन 50 साल का खैर समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये तालिब इल्म देखें जी, कॉन्वोकेशन है एंड ही इज़ वेयरिंग अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म और ऊपर आपकी कॉन्वोकेशन कैप है, लेकिन कितने साल लगे हैं? गेस व्हाट, अगर आज ये 76 के हैं तो गालिबन कोई 26 साल में इन्होंने शुरू की होगी अपनी PhD और 50 साल बाद, यानी पूरे 50 साल लगे हैं उनको अपनी ये तालीम मुकम्मल करने में। पता नहीं बीच में कितनी दफ़ा ही स्टार्टेड स्टडी अगेन और उसके बाद फिर कितनी दफ़ा क्विट किया होगा, बहुत सारी वजूहात की बिना पर किया होगा, कभी शादी, कभी काम, कभी बच्चे, बट एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने अपना जो ये ख्वाब है, अपना ये जो ड्रीम है उसको मुकम्मल किया है। तो आपके लिए भी कोई एज की ब्रैकेट नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पर अगर आप 29-30 साल की हो जाएं तो आपको लगता है कि नहीं अब तो एज काफ़ी ज़्यादा हो गई, अब CSS का क्या करेंगे अटैम्प्ट दे के, या इस उम्र में मैं अगर कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जाऊँगा तो मेरे दोस्त तो मेरे से आधी उम्र के होंगे। आपका शौक है, आप उसे पूरा करें। एज की कोई लिमिट नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, और एज ब्रैकेट को परे रखकर अपना शौक अगर आपने पूरा करना है तो आप ज़रूर करें। तो ये 50 साल बाद भी PhD की डिग्री लेकर ऑब्वियसली मरने से पहले ये तो होगा ना कि मेरी जो ख्वाहिश थी मैंने वो पूरी कर ली। तो ये हसरत लेके दिल में आपको इस दुनिया से नहीं जाना चाहिए। जस्ट गो फॉर इट, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन, वेन एवर यू वॉन्ट टू डू, आप जब भी चाहें आप उसे कर सकते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आपको बता रहे हैं कि 9 दरियाफ्त मॉलिक्यूल को मशहूर स्टार का नाम दे दिया गया है। अब मॉलिक्यूल जो है बेसिकली आपको पता है कि थोड़ा सा एक ज़र्रा एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसको आप बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये आपको पता है कि नया मॉलिक्यूल जब दरियाफ्त किया है साइंसदानों ने मिलके, एक्सपर्ट्स ने, तहकीकात करने वाले जितने लोग हैं, मुहक्किकीन, उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च की है। खैर मॉलिक्यूल तो बन गया, लेकिन मशहूर स्टार जो है कि यार उसके नाम पर रखा गया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इनकी शोहरत बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया की बात करें, मूवीज़ की बात करें, बड़े पर्दे की बात करें, तो बड़ी तादाद में लोग इनके फ़ैन हैं और लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, इनको देखना बहुत पसंद करते हैं। इफ़ टॉकिंग अबाउट द पर्सनालिटी, तो आपको पता है कि हमारे हॉलीवुड में तो 2-3 ही ऐसे नाम हैं जो ज़्यादा एज होने के बावजूद भी दे आर लुकिंग एज मच एज यंग। तो बेसिकली जो मशहूर स्टार है उनके नाम पर इस मॉलिक्यूल को एफिलिएट किया गया है, और मुझे लगता है कि जिन्होंने बनाया है या जो मुहक्किकीन है वो भी इनके बहुत बड़े फ़ैन है, दैट्स व्हाई दे एफिलिएट दैट नेम टू दैट मॉलिक्यूल।
तो ये खबर थी आज की जो हमने आपको देनी थी। अब हमने पॉलिटिकल सिनेरियो को आपसे डिस्कस करना है, लेकिन उसके लिए हमने लेनी है एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में एक बार फिर से ऑडियो लीक का ये सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके बाद देखने में ये कि हाजिर सर्विस जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के दरमियान ये ऑडियो लीक जो लीक हुई है, जिसके बाद अगर हम सदर बार एसोसिएशन की बात करें आबिद ज़ुबैरी साहब, तो उन्होंने तरदीद कर दी है कि हम इस ऑडियो में, ये डॉक्टेड ऑडियो है और ये जाली ऑडियो है, इस पर कोई बात नहीं की जा सकती। लेकिन जब परवेज़ इलाही से इस ऑडियो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि हम किसी और केस की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तरदीद नहीं करते। इस सारे सिनेरियो में एक और पिक्चर आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जा रही है, वो ये कि आबिद ज़ुबैरी की जानिब से ये भी कहा गया है कि इस सारी सिचुएशन में अब चूंकि इलेक्शन का फैसला या इलेक्शन का मामला जो है वो अदालत में आ चुका है, इसीलिए ये ऑडियो लीक्स हो रही हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था, या पहले तो हमने इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं देखी या कोई रिकॉर्डिंग या सामने ऑडियो लीक्स नहीं आती रही। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला जो है वो अब अदालत की जानिब आ गया है, तो अदालत के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़िम तहरीक चलाई जा रही है। और ऑडियो लीक्स का मकसद भी यही है कि ख़ास तौर पर अदालतों को इस हवाले से बदनाम किया जाए, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन का फैसला या इलेक्शन कराने का फैसला अदालत की जानिब से दिया जाएगा। इसके अलावा कल की पॉलिटिकल हैपनिंग्स में हम जानते हैं कि अडियाला जेल से शेख रशीद को रिहाई मिली। वो हैपनिंग हमने काफ़ी ज़्यादा देखी, लेकिन लाहौर में कॉर्डन ऑफ की सी सिचुएशन रही, क्योंकि लाहौर में अगर ज़मान पार्क की बात की जाए तो पीटीआई के तमाम तर लीडर, जिसमें यास्मीन राशिद, फवाद चौधरी और असद उमर, तमाम लोग जो हैं वो ज़मान पार्क के बाहर ही मौजूद रहे। ना सिर्फ अगर हम आला क़यादत की बात करें जिनका ताल्लुक गिटी से आया है, बल्कि उसके अलावा कारकुनान भी बड़ी तादाद में मुजाहरे के लिए या इज़हार यकजहती के लिए वहाँ पर ज़मान पार्क के बाहर ही मौजूद थे। एजाज सैयद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट है। सर, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सर, अदालत ने इस वक्त जो है वो ऑडियो लीक्स पर चल रही हैं। 3 ऑडियो लीक्स आई, इस पर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। एक ऑडियो लीक जो हाजिर सर्विस जज सुप्रीम कोर्ट और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के दरमियान, इसकी तरदीद आबिद ज़ुबैरी साहब ने की है। वो कहते हैं ये डॉक्टेड है। सर, ये कहिएगा कि सारी सिचुएशन में ये कहा जा रहा है कि अदालत में अब चूँकि इलेक्शन का फैसला होने जा रहा है, इसीलिए सारे मुनज़्ज़िम तहरीक चलाई जा रही है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, मुनज़्ज़म तहरीक बेशक चलाई जा रही हो, अगर ये सच है तो ये बड़ा ही अफसोसनाक सच है। बिल्कुल। और अगर ये झूठ है तो आप अंदाजा खुद कर सकती हैं कि ये जो झूठ है तो फिर तो इसका मतलब है कि इस मुल्क में सिस्टम ही कोई नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जिस अंदाज से हुकूमत ने इसको ओन किया है, इसका मतलब है ये कुछ ना कुछ हकीकत है इस सारे मामले में। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत ने बगैर किसी तस्दीक के इसको ओन किया है। मेरे ख्याल में हुकूमत के पास कोई ना कोई इस बात का इशारा जरूर होगा कि ये इसमें कुछ ना कुछ हकीकत है, इसीलिए हुकूमती जो वजीर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अच्छा, ये भी कहिएगा कि आबिद ज़ुबैरी साहब सदर बार एसोसिएशन जो है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने यही कहा है कि ये डॉक्टेड है, लेकिन जब परवेज़ इलाही से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने खैर तरदीद नहीं की। उन्होंने ये कहा कि हमने किसी और केस की बात की है इसमें। तो ये 2 बयान जो आ रहे हैं, इससे आप क्या जज करते हैं? नहीं, इसमें तो एक बात क्लियर हो गई कि परवेज़ इलाही साहब ने तस्दीक की है कि उनकी बात डिनाई नहीं किया। जी। अच्छा, ठीक है। सर, ये कहिएगा इस सारी सिचुएशन में 2-3 हमने देखा कि पीटीआई पर इस वक्त मुश्किलात जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। अब अगर हम बात करें उनकी ज़मानत की, जो फांसी ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से उनके वकील ने रिजू किया, जिसके बाद अब उनकी फांसी ज़मानत अदम पेशी की वजह से जो है वो उन्होंने मुस्तरद कर दी है। आपको क्या लगता है, कल ये काफ़ी हवा चली, करीब आपको इमरान खान की गिरफ्तारी नजर आ रही है? नहीं, इमरान खान ने गिरफ्तार होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इट्स मैटर ऑफ टाइम एंड द डिसीजन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव कि ये डिसीजन कब लेते हैं। वो इसमें कोई डाउट नहीं है, इमरान साहब गिरफ्तार नहीं होंगे। वो लीगली फंस चुके हैं, अभी तक कोई होप नजर नहीं आ रही। हाँ, उन्हें आला अदलिया कोई मावनत दे दे, आला अदलिया उनकी कोई अपील सुन ले और उन्हें गिरफ्तारी से बचा ले, ये हो सकता है, लेकिन वैसे वो गिरफ्तार हो जाएंगे। सर, अपने आप को तो वो खुद भी गिरफ्तारी से बचा सकते हैं। उनके वकील की जानिब से कहा जाता है कि हम वीडियो लिंक के जरिए पेश कर देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ये कहता है कि अगर हम एक मुल्जिम के लिए ऐसा करेंगे तो ये रवायत गलत होगी, बाकी मुल्जिमान भी फिर एक जैसे ही हैं। तो वो कहते हैं कि पेश नहीं हो रहे, एक बुलेट की वजह से हम इतनी रियायत नहीं दे सकते जो कि हम ऑलरेडी दे चुके हैं। जबकि माजी में हमने बहुत सारी अदालतों की जानिब से रियायतें देखी हैं, वो इसहाक डार का केस हो, मरियम नवाज का हो या नवाज शरीफ का हो, तो वो पेश हो जाएंगे तो खैर अपने आप को बचा
सकेंगे। वो क्या सोचते हैं इस हवाले से, बजिद है या अना का मसला है, क्या समझते हैं आप? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, हम एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद उनसे कनेक्ट करेंगे, फिर इस हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में एक बार फिर से ऑडियो लीक्स का नया सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। अगर हम मोस्ट अपडेटेड अपडेट की बात करें तो हाजिर सर्विस जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन हुई उस पर अब आबिद ज़ुबैरी साहब जो कि सदर है बार एसोसिएशन के कहते हैं कि ये डॉक्टेड है, लेकिन कोई तरदीद सामने नहीं आ रही परवेज़ इलाही की जानिब से। अब क्या बात है, क्या सिनेरियो है, हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब सीनियर एनालिस्ट मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर कहिएगा कि ये जो नया सिलसिला शुरू हो गया, खैर सिलसिला नया तो नहीं पुराना ही है, लेकिन उसकी इस कड़ी को कहा जा सकता है, कनेक्ट कर सकते हैं इससे। कहा यह जा रहा है कि एक मुनज़्ज़िम तहरीक चलाई जा रही है क्योंकि इलेक्शन का मामला अब अदालत में चला गया है। तो जो ये ऑडियो लीक्स आ रही है ये आपको डॉक्टर लगती हैं या फिर रियल है, ये क्या सीन है? अब किसी को परवाह नहीं है, जो भी बात करते हैं उनको इस बात की फिक्र नहीं होती है कि उनकी क्रेडिट पर या उनकी शख्सियत पर, उनकी जात पर क्या असर पड़ेगा। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है, कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि अगर उनकी ऑडियो लीक हो रही है। बल्कि मेरे ख्याल में चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से तो शायद ये वर्जन भी आया है कि इसमें कौन सी ऐसी बात है, कौन सी बात है जो समझी जाएगी ये खिलाफ कानून है। तो वो तो इसको हर आदमी अपने इस तर्ज अमल को अपना राइट समझता है। वो जो भी बात करे कानून के बारे में, आइन के बारे में, आइन सीखने के बारे में, कानून सीखने के बारे में, वो इसको अपना राइट समझता है, उसका परवाह नहीं है। हम सुनते थे ना बनाना स्टेट, हमने जिंदगी भर एक लफ्ज सुना था बनाना स्टेट। अब हम बनाना स्टेट के उस मरहले पर पहुंच गए हैं। अब तमाम लोगों को अपने इनफरादी, गुरोही, जमाती मफादात अजीज हैं। उन्हें पाकिस्तान से, पाकिस्तान के जोग्राफी से, पाकिस्तान के असासों से, पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के 22 करोड़ इंसानों से कोई ताल्लुक नहीं है। सब अपने अपने गुरोह के मफादात के लिए काम कर रहे हैं, सब अपने अपने जमाती मफाद के लिए काम कर रहे हैं, सब अपने इंस्टीट्यूशनल मफाद के लिए काम कर रहे हैं। जो जहां पर भी है अपने अपने लिए काम कर रहा है और उनको पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की कोई फिक्र नहीं। अच्छा नज़ीर साहब, ये कहिएगा कि चलिए ऑडियो लीक्स आना और इस तरह से आना और पीपल गेट यूज्ड टू इट, जिनके बारे में आती है वो भी यूज्ड टू हो गए हैं, जो सुनने वाले हैं वो भी यूज्ड टू हो गए हैं, अब कोई नई चीज़ नहीं लगती, लेकिन टाइमिंग्स बड़ी मैटर करती हैं। अभी कहा यह जा रहा है कि एक मुनज़्ज़िम तहरीक चलाई जा रही है कि अदालत के पास अब चूँकि इलेक्शन का मामला आया है उसी की वजह से ये सारा सिनेरियो हो रहा है। पहले तो खैर ऐसा नहीं होता। तो आप समझते हैं कि जब भी टाइमिंग्स बड़ी मैटर करती हैं, नवाज शरीफ की ऑडियो लीक्स हों या शहबाज शरीफ की हों, मरीम नवाज की हों या फिर PTI के चेयरमैन इमरान खान की हो, टाइमिंग बड़ी मैटर करती है जिस टाइम पर बाहर आ जाती हैं ऑडियो लीक्स। असल में ये एक राय साजी होती है। इसका मतलब ये होता है कि अवाम की राय को, अवाम की ओपिनियन को डाइवर्ट कर दिया जाए और कोई चीज नहीं होती है। किसको कि इस बात की परवाह है कि आइन में क्या दर्ज है, किसी को कौन इस बात की फिक्र कर रहा है। सब लोग जो हैं वो अपने तौर पर तो आइन को खातिर में लाते, जो चीजें आइन किस लिए बना है, पाकिस्तान के अवाम के लिए बना है। पाकिस्तान के अवाम की किसी को फिक्र नहीं है तो आइन की किसको फिक्र होगी। और इदारों में जो लोग भी हैं वो सिर्फ अपने इंस्टीट्यूशनल या इनफरादी मफादात को देख रहे होते हैं, उनका किसी और चीज से कोई वास्ता नहीं है। मेरा अर्ज करने का मतलब ये है कि ये कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं है। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के बारे में तवज्जो को हटाना है या कुछ और करना है, ये टैक्टिक्स हो सकती हैं। मसला ये है कि आइन क्या कहता है, आइन से तो कोई रजू करने को तैयार नहीं है, आइन से कोई बात करने को तैयार नहीं है। हालात कैसे हैं उससे कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। मुल्क के डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। इन्होंने तमाम किस्म के हालात को अपने इंटरेस्ट में डाइवर्ट करने का एक तरीका इजाद कर लिया है। गुर्बत को ये बेचते हैं, अफलास को ये बेचते हैं, बीमारी को ये बेचते हैं और उसका धंधा करते हैं। और जो है वो पाकिस्तान के अवाम के वसाइल में जो भी चीज इनके हाथ में आती है उसका ये कारोबार करते हैं। पाकिस्तान के कारोबार का नाम है। और जितने ज्यादा हालात खराब होते हैं वो इतने ज्यादा ये खुश होते हैं। दहशतगर्दी को बेचते हैं। दहशतगर्दी एक ऐसी कमोडिटी है जिसको फरोख्त किया जाता है। डर और खौफ ऐसी कमोडिटी है जिसकी कीमत लगती है और जिसको फरोख्त किया जाता है। और इंसानी तकलीफें ऐसी कमोडिटीज हैं जिनको फरोख्त, डिफॉल्ट से ये धंधा करेंगे, कारोबार करेंगे, डिफॉल्ट से कमाएंगे। हम होंगे जो अजाब भुगत रहे होंगे, लोग होंगे जो भूख से मर रहे होंगे,
इनके वारे नहीं आ रहे होंगे। डिफॉल्ट होने की सूरत में ये और सब मिलकर और लूट रहे होंगे। नज़ीर साहब ये कहिएगा और कि लूट हमें रहे हैं आम आवाम, अब आम आवाम भी तो इतनी, आप देखें कि वो इस मामले पे दे गॉट कंफ्यूज्ड कि वो अब किसकी तरफ जाएं। अवाम दे आर डन, ऐसा लगता है कि ना वो इमरान खान को सुनते हैं, ना वो नून लीग को सुनते हैं, ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सुनते हैं। उन्हें लगता है कि हमने सबको आजमा के देख लिया, महंगाई भी आ गई, डिफॉल्ट के दर पे भी हम आ गए, बट चीज़ें चल रही हैं, और तो वो सर्वाइवल की जंग है जो लड़ रहे हैं सारे। अब ये जो बयानिया की हम बात करते हैं अमरीकी साजिश का, इस पर पता नहीं कितनी दफ़ा यू टर्न लिया इमरान खान साहब ने, लेकिन अब अवाम उनके गिरफ्तारी पर बाहर निकलने की तैयारी कर रही है ऐसा लगता है। और आपको पता है कि उनकी अदम पेशी की वजह से हिफाजती जमानत जो है वो उसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। तो कल की हवा चल रही थी कि शायद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, तो इस हवाले से आप क्या देखते हैं कि उनकी गिरफ्तारी पर अवाम बाहर आएगी, जो कि उनके बयानी पर काफी बड़ी तादाद में बाहर निकले थे? मेरा ख्याल है कि ये भी एक कमोडिटी है जिसको बेचा जा रहा है। असल बात ये है कि क्या है, ऑर्गेनाइज्ड किस्म के खरीदे हुए 500-600 अफराद हर काल पर निकल आते हैं बनीगाला में या जमान पार्क में। वो ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हैं, वेल ट्रेंड हैं, इनको पता है कब काल आएगी, कब चले जाएंगे, सबके सब एक काल पर इंतजार कर रहे हैं। वो ऐसे कशा चले जाते हैं, इसलिए कि वो पेड है ना सारे के सारे। और हम समझते हो भाई बंदा बहुत पॉपुलर है, बंदा बड़ा पॉपुलर है, देखो तो सही कैसे आ गए। ये सारे के सारे वही लोग होते हैं जो ट्रेंड हैं, जो पेड हैं, और यहाँ आकर उनको जो है वो सिर्फ इतला दी जाती है कि आ जाओ, आ जाते हैं, नारे लगाते आ जाते हैं। उनका क्या जाता है, उनको गारंटी होती है कि स्टेट इंस्ट्रूमेंट आप कुछ नहीं करेंगे। उनको पता होता है कि उन्हें कहीं से भी कोई गोली नहीं चलेगी, उनको पता होता है कि कोई लाठी चार्ज नहीं होगा, हो भी क्या है तो कोई बात नहीं, कुछ पैसों के लिए सह लेंगे। इस तरह के लोग होते हैं। भूल चूक से अगर कोई आ जाता है और किसी निशाना बन जाते हैं तो फिर उसकी लाश होगी और उसको उठाकर खेलेंगे, तमाशा करेंगे। इनके बंदों को कुछ नहीं होगा, इसलिए कि उनकी निशानियां सबको पता है कि कौन है जिनको कुछ नहीं कहना है। ये भाई ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है, दुनिया भर के बहुत से ममालिक में ये चीजें राइज हैं कि किस तरह से राय आमा को गुमराह करना है, किस तरह से राय आमा को अपने तरीके से चलाना है। यही राय आमा, आप 500 आदमी खरीद लें और हर जगह पर वो डांस करें, पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है। बोल के सबसे पॉपुलर आप हो जाएंगे अगर आपके पास 500-600 आदमी हो जाए तो कोई मसला ही नहीं है। सर क्या लगता है आपको, गिरफ्तारी हो जाएगी? जमानत तो दरख्वास्त अदम पेशी की वजह से मुस्तरद कर दी गई है। अगर स्टेट के इंस्ट्रूमेंट सहूलतकारी ना करें, अगर तमाम ये जितने भी इदारे हैं ये अगर सहूलतकारी ना करें तो कोई मसला ही नहीं है। पाकिस्तान स्टेट के सामने कौन ठहर सकता है? किसके अंदर इतनी जुर्रत है? इमरान खान क्या चेपीटी का शोरमा भाई, कोई भी क्या, शहबाज शरीफ की क्या औकात है? क्या होता है किसी और का? आप जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाते हो जो पिछले 50-60 साल से आपके सामने खड़ा हुआ है, अब भी खड़ा हुआ है, उसको तो आप फांसी पर चढ़ा चुके हैं। वो पॉपुलर था तो खड़ा हुआ, क्या मसला है? आपने क्या कर लिया? उसने जुल्फिकार अली भुट्टो ने इनका क्या कर दिया? वो जब चाहते हैं करते हैं, जब इनका मर्जी होगी गिरफ्तार करेंगे, चिड़िया पर नहीं मारेगी, सारे खामोश होकर घरों को चले जाएंगे, तमाम पेड़ लोग भी घरों को चले जाएंगे। सर गिरफ्तारी से बचने का वे आउट आप ठीक कह रहे हैं सर, मैं आपकी बात को सेकंड करती हूँ। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि उनके पास खुद इस चीज का इख्तियार है कि वो अपनी गिरफ्तारी को रोक सकते हैं अगर वो पेश हो जाए तो। हाई कोर्ट से उन्होंने इस्लामाबाद से रिलीफ ले लिया, जब यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट की जमानत जो है अदम पेशी की वजह से मुस्तरद हुई तो उन्होंने क्या किया, अब लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत के लिए रिजू किया है, जो भी अब उनकी पेशी से ही मशरूत है। तो वो अगर पेश हो जाते हैं, अब क्या लगता है ये अना का मसला है हमेशा अपने इदारों के साथ, वो क्यों पेश नहीं हो रहे? वो ये साबित करना चाहते हैं और उनको कहा यह गया है कि यही साबित करो कि तुम नाकाबिल तस्खीर हो, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, किसी में जुर्रत नहीं है, तुम सबसे बड़ी ताकत हो। ये उसको नशा चढ़ाया गया और वो तमाम सबने मिलकर चढ़ाया हुआ है, सबने, तमाम लोगों ने, तमाम अफराद ने, तमाम गिरोह ने, तमाम इंस्टीट्यूशन ने, तमाम इदारों ने मिलकर नशे चढ़ाया हुआ था। ये हमारे इसलिए कि बड़ा काम लेना होगा, मुल्क के खिलाफ कोई बड़ा काम लेना होगा, सब मिलकर इसको जो है वो चढ़ा रहे हैं, हवा भर रहे हैं। अभी चीजें आप सुन रहे हैं कि क्या आगे होने वाला है, और इसके लिए ये एक चीज है जो काम आ रही है। और तमाम इदारों को इंटरनेशनल, नेशनल, पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान की तरफ नहीं देख रहा, सब पहले देख कर दे चुके होते हैं। अयूब खान ने पहले कह दिया था ये बंगाल अलग हो जाए, और मशरकी पाकिस्तान के लीडरों को बुलाकर कहा था भाई आप अलग हो जाओ। उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान तो हम है, अक्सर में हम क्यों अलग हो जाए, तुम अलग हो जाओ। लेकिन ये इस बात के तैयार नहीं थे। याह्या खान ने कहा था, हेनरी किसिंजर ने कहा था, याह्या खान ने मुझे लिखकर कहा हुआ है कि भाई मैं पाकिस्तान से। ठीक है सर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आपकी बात को ही सेकंड करके कंक्लूड करती हूँ कि आपके हाथ में है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ इंसाफ करना चाहें तो शायद पाकिस्तान तरीके इंसाफ को थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए। हम एक क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
Welcome back after the break. So basically we are in the second hour of the show, but we are talking about कि पूरे 2 घंटे में हमारा एक आधा सेगमेंट ऐसा ज़रूर होता है जो बेसिकली खेल से मुंसलिक होता है. तो खेल के मैदान से आपको खबर देते हैं कि पाकिस्तान की अगर कौमी खेल की बात की जाए, नेशनल हमारा स्पोर्ट्स जो है वो हॉकी है. आजकल PSL चल रहा है और क्रिकेट के हम दिलदादा हैं, बड़े शौक से देखते भी हैं, खेलते भी हैं. लेकिन आफ्टर फीफा वर्ल्ड कप वी जस्ट वांट फुटबॉल इन पाकिस्तान, ताकि हमारे इतने बड़े टैलेंट को जो कराची से है, लाहौर से, इस्लामाबाद से है, दे वांट टू ट्रेन देमसेल्फ in football, but unfortunately we don't have such platforms जहाँ पर बच्चों को ट्रेन किया जा सके, उनको डायरेक्शन दी जा सके. बट अगर आप इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंटरनेशनल बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान में इस टैलेंट को लेकर बाहर शोकेस करना चाहते हैं. आपकी मुलाकात कराती हूँ अरियल जैशी से, जो कि बेसिकली स्टार फुटबॉलर कोच हैं. आज हमारे साथ मौजूद होंगे एंड ही इज कमिंग टू पाकिस्तान एज वेल. सो इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम अली, हाउ आर यू? Alaikum assalam. I'm good, thank you. How are you? Thank you so much for being here. Good to see you. We just want to know about your visit in Pakistan. We are already excited to have you in Pakistan. So what's your plan? But you're going to come? We're coming on the 8th, 9th and 10th of March. We're coming to Karachi first. Then we go Lahore, Islamabad, then Lahore. Okay. It's like you said, it's a showcase after the FIFA World Cup. You know, there's a big passion for football. We know Pakistan is famous for cricket, but also there's a big passion for football. So we're coming to find the next national team players, I hope. That's really good. Good to see you. I just want to know about your kind visit. I have seen your so many interviews. You are talking about the professional contract. So what kind of contract it will be, and how many opportunities they will get through this contract, which you're going to produce in here? Yeah, I mean, look, we are a professional football team that plays in Dubai's 3rd division. But our program is designed to develop and produce football players from across the world. So in our team, we have approximately 15 to 16 players from everywhere in the world. We know Pakistan is a hotspot, even though it's off the football radar. We know that there is talented players in Pakistan, and that's what we're coming to see. Come to see if there is 2-3 players. If we find them, they're signed in a professional contract, they're registered in FIFA, they play professional football, and hopefully, as I said, they'll be playing for the national team of Pakistan in the next few years. All right, Ali, you're running a club, organization and training center. So how many players have you launched yet till now? We've recently, I mean, this month, last transfer window, we sent 2 players up. One went up to the 2nd division in the UAE, and one we sold to Iceland. Iceland is a very good prospective market into Europe. So these are the latest 2. I mean, look, the production of football players is not guaranteed. What we do is prepare them and give them the opportunity, and then we'll get them the chance. But yes, 2 players went this month, the last month. Ali, there is no doubt people are crazy about football in Pakistan. They have much talent. Karachi, Lahore, Islamabad. So the most important question is how they can approach you. Where you're going to stay in Pakistan, like Karachi, Lahore, Islamabad. How you're going to produce such kind of activities, and how they can approach you. There's a registration fee to enroll themselves in your training program in Pakistan. Yes, I mean, look, we're partnered with a company called BookMe.pk. So this is the platform that's doing all our tickets. I can tell you that Islamabad is nearly sold out. Well, it is nearly I think 5 tickets left in Islamabad. Yeah. Karachi and Lahore, 75%, 80% sold out. So the demand has been huge. As you say, there's a passion for football there. But yes, if you go on the platform, bookme.pk, you will find us there and you'll find all the information there. If you're talking about street football, so we have much talent over there as well, but they are not as much as rich, you know. They can't afford that fee of registration to enroll themselves in such training activities. So have you approached school, college, universities to go there and interviewed all of them, footballers who want to play football, train themselves, and they have as much as talent? Have you planned some kind of camping or a training session free of cost? Yeah, I mean, look, first of all, we are coming for the street footballers. In the world of football, there's a big demand for street footballers because they're usually the best technical football players. For example, in Karachi, a lot about the Layari boys. This is something we hear quite often. And we are talking to partners that we can deliver free sessions for these guys in these areas. All right. Anyway, I just want to know about that contract. You were talking about the professional contract. So what kind of opportunities they will get through that contract, and what kind of opportunities they will, like internationally or in Dubai or everywhere in the world. So through this contract, what kind of opportunities they will get? Yeah, very important. So by the way we're doing it is we go into 3 cities, as you know, Karachi, Lahore, Islamabad, Lahore. We have 100 spots per location. We will pick the best 22 players. These 22 players will play against each other
in Lahore in the final day. And from that, we will pick 1, 2, 3 players. When we pick them, we sign them professionally. They will fly to Dubai. We'll put them with our players' accommodation. And in Dubai, we develop and make the player. And then we have an agent, a club agent, that takes these players to Europe. So this is the point of the exercise. You'll be paid professionally, you'll be trained professionally, and you'll get a chance professionally. So I can say this is once in a lifetime opportunity for any good players in Pakistan. All right, Ali, social media promotion activity or advertisement is very important for all those because people are much on social media. So have you advertised your this kind visit or all activity that you are going to conduct in Pakistan so people can approach you? And how many students and how many players approached you till now from Pakistan, from all over the Lahore, Karachi, Islamabad? Yeah, I mean, look, TikTok is this generation's platform. We're very active on TikTok. The last campaign, I think we had 250,000 people view it. The last video that went out on TikTok, and they approach us a lot. The issue is 2 things. Number one, you have to be 18 plus to be signed professionally. So we're getting approached by a lot of young players that are 13 or 14 that are anxious to come and do this, but you cannot sign professionally if you're under 18. And the other issue, as you mentioned, like there is limited spots and there is a fee to attend. So a lot of guys are limited by this, but we've had a lot of messages on social media where people are offering to pay for the players. So it's coming. It's coming good. That's really good. Good to see you again and again, because I just want you to know about the university students, because I have 2 or 3 footballers in my class and they're crazy about the football. So have you planned to visit these universities in Lahore, because we are talking about 21 universities and private universities in Lahore. So they are much into football. They are playing tournaments. They are participate in all such activities. They are 100% scholarship on football in college, school, universities. So have you planned your visit, or if any university approached you for your visit and training session, you will be in or not? Yes, I mean, look, we're happy to come and support anything we can do. We're there, but as you can imagine, we have limited time, and we're going, we one day in each city before we end up in Lahore. But yeah, we're happy to come and support Pakistani football. We spoke to some people in the federation, so there is now an appetite to fix things in Pakistan and develop a football platform. So we're collaborating with a lot of people, and yes, we'll be to any university that needs us. So are you coming with your team or all along? No, we have a team. There's 4 of us traveling. There's 4 of us traveling there, and I oversee. I'm the technical director. We have the assistant coach of the team coming. We have our media manager coming, our marketing manager coming. It's a big campaign for us, and we're very excited to come. Okay, have you heard about Lahore and people of Lahore? Like they would love to host you, and what you're waiting for? Like football is a part. You are just going to come and see football and train themselves. But if you're talking about Lahore, Karachi, what other things attract you more to come over and visit them? Look, I'm happy to come and visit the good people of Pakistan. In Dubai, we have a big Pakistani community. Yeah. So we have Pakistani players across the academy. We have an academy and a professional club. So we have Pakistani players across the board, and we know Pakistan and we know the community, and we're very happy to be hosted there. So overseas Pakistani that are living in Dubai, all over the world, so they have approached you, like being Pakistani, they just want to participate in your club, and they do have like how many people like from Pakistan, they are called overseas Pakistan, they enrolled in your club or organization for training sessions? Yeah, we have actually, especially British Pakistanis. As you know, you have a very big community from there. I'm from the UK. So when we started the Pakistan campaign, we were approached by British players who are Pakistani origins. We have one on trial now, and you can see his video, Aman, and he's a very good player. So it's looking good. Ali, as we know, we have the biggest industry of football in Pakistan. If you're talking about FIFA World Cup, so we have provide them footballs, and if you're talking about the Sialkot, so we have the biggest industry in the world, like being football makers or manufacture all the product over there, like a proper kit. But if you're talking about Pakistani players, so they don't have much activities and much training sessions and much organization to train themselves. But if they are approached you, so I just want to ask you about why Pakistan, because have you seen this talent on internet, on social media, and do you know about the people of Pakistan? So why you choose Pakistan? Yeah, I mean, look, we go to areas where we know there's a demand, and we know there is raw talent. As I mentioned to you earlier, technical football players are very much needed in the world. So in Europe, for example, we have a problem now where there's not a lot of technical players coming through because they don't play enough football in the streets. Okay, so street footballers are very much in demand, aka Brazil. Brazil produces the best players in the world because they play on the streets. So we know Pakistan has a huge
play on the street community, and we're looking for those kind of technical players. So we know that, and this is why we've targeted Pakistan. And also we know that there's a big demand because there is no pathways in Pakistan for football All right. players. Ali, So you we have know that. already mentioned about the procedure, but I want to know about all procedure. Like if you're Lahore, where you're gonna stay, and how many days you're gonna stay, and how they can approach you. There is a procedure. I just want to know the procedure. Like from website, they're going to enroll themselves, or a form, or how they can approach you. Basically, a proper pathway. Guide them. Yeah, I'll talk you through it. So obviously we arrive in Karachi, and we have 3 slots in Karachi. All right. We take 33 players per slot. So it's 100 players a day. All right. Okay, so 9 to 11, 11 till 1, and then after lunch we go, I think, 2 to 3:30. So this is the 3 slots. You book yourself a slot, and the actual session, we are assessing psychology of the player, physicality of the player, technical ability of the player. That's good. And then we'll play 11v11. All right. We'll pick the best players and fly them all to Lahore. From Karachi and Islamabad, they come to Lahore and play the final game, and we pick the best players. That's All the right. procedure. Ali, you're coming to Pakistan. We would love to host you. But if we're talking about other countries like India and Zimbabwe, and they are crazy about football as well. So how many countries have you visited yet till now? A lot of countries. Last year we did Trinidad and Iceland. Yeah, so you can imagine across the world. This year we did Trinidad, Iceland, South Africa. This year we're starting with Pakistan. We're going to Thailand after this, and we have maybe Canada or other places like this in the pipeline. So it's a round the world tour looking for talent. People are crazy about cricket, about hockey, but football. After FIFA World Cup, they are more into the football, and they want to learn, they want to participate nationally or international tournaments. So what kind of suggestion you're going to give all those footballers who want to participate and come up to you? What suggestions, tips or ideas to be fit or something if you want to into all this field? So what kind of suggestion you're going to give all these footballers? Well, look, a lot of these young footballers have a passion for football, but to become a professional football player, you need to do stuff off the pitch, more on the pitch. Okay, you can work on the streets, you can play with the football on the street. So, for example, when we bring them to Dubai, we apply very much the UEFA approach to making players, and this is very much what you eat, how you sleep, what you drink, how much you go to the gym. So, what we say in Dubai is football players are made off the pitch, not on the pitch. That's the easy part. The street football is easy. The hard part is off the pitch. So this is what we'll be teaching them, the preparation of a football player. All right, but you are like if you're talking about Lahore, so we do have players in Lahore and Islamabad, but Karachi or Lyari boys are crazy about cricket, and they would love to more into fitness or sessions or training or tournaments. They are organizing by themselves. Even the concerned departments are not much active in Pakistan, you know it, na? But still, what are you expecting from Karachi, specifically from Lyari boys? Well, look, we hear about them being street footballers, so we're looking to be impressed by their natural talent. And look, there's no football in the world that cannot be improved. This is what we do as a football club, as coaches. So what we expect is talent, and what we expect is to turn talent into a professional player. There's a big difference between talent and profession. All right, Ali, I just want to know, last but not the least, what your future plan about being in Pakistan, because you're coming Pakistan and people are excited to have you over for the training perspective or tips or whatever you're going to session conduct for the sake of training or train themselves, all footballers. So what your future plan? You are just on and off come to Pakistan to train them, or just to select or choose all those footballers and bring them to Dubai? It's both. I mean, obviously our initial target is to find good players and bring them to Dubai, but we always say we want to do the tour so good we can come back again next year. So this is the point for us. Pakistan needs these kind of programs. Pakistan needs this kind of pathways. I know there was an Irish club there recently. So there is interest in Pakistan, especially from Europe, because we have a lot of Pakistani Europeans. So we know that the ability is here. But to answer your question, yes, 100% is for us to come back again. All right, Ali, I just want to know about the concerned department's activation, because they are existing over here, but they are not as much as well equipped, well trained coaches. They don't have this kind of people all around. So what kind of suggestion you're going to give the concerned departments to active themselves, because we have much talent regarding football in Pakistan? Well, look, first of all, the federation needs to put a plan or a blueprint of what they want to do in the future, but it always starts with good coaches. So I'll give you a very good example, if we have time. When we went to Iceland, Iceland was very much off the map in European football. Yes. What the federation did is build igloos, like bubbles, because it's obviously too cold.
So they built these facilities everywhere across Iceland, and they qualified their coaches for free. So what they did is produce a platform and good coaches, and then by 2014, Iceland was in the Euros, beating England. So once you put the investment in the plan, it happens. Pakistan needs to do the same. You need to qualify better coaches, and you need to make better facilities, and the talent will come. All right, Ali, thank you so much for joining. We're waiting for you. और ये एक्टिविटी और ये जो अपॉर्चुनिटी है वो तमाम लोग जो मेरे सर्कल में है दे आर क्रेजी अबाउट फुटबॉल एंड दे वांट टू लर्न हाउ टू प्ले फुटबॉल, दे वांट टू ट्रेन देमसेल्फ, उन सब के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज इनका स्टे जो है वो मार्च में होगा और लाहौर, इस्लामाबाद, कराची तीनों मेन स्ट्रीम सिटीज़ में ये आएंगे. तो यू कैन एनरोल योर सेल्फ फॉर दिस सेशन जो कि ये कंडक्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान में. सो हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं. कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हमारी डेली रूटीन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी डेली लाइफ का पार्ट होती हैं, बस उसकी इंटेंसिटी, उसके आफ्टर इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स हमें नहीं पता होते बिकॉज वी आर लिविंग विद ऑल दीज जो हमारी एक्टिविटीज़ या रूटीन होती है. पिछले कुछ दिनों में हमने एक सेगमेंट भी इस तरह किया था और एक सोशल मीडिया पे वायरल पोस्ट भी आपने देखी थी जो कि इस बारे में थी कि स्ट्रेटनर करने से, बालों को ज़्यादा स्ट्रेट करने से या स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करने से आपको कैंसर हो सकता है, जिसके बाद हमने एक डिटेल सेगमेंट किया था इस हवाले से. लेकिन अगर हम उन चीज़ों की बात करें जिनको हमने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, यू टॉकिंग अबाउट परफ्यूम्स, फ्रेगरेंसेस और स्पेशली डिओड्रेंट, तो क्या ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और बॉडी के किन पार्ट्स पे आपको इनको इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितनी मिकदार में होना चाहिए, अगर आप एक्सेस करते हैं तो वो ज़्यादती कितना ज़्यादा आपको हार्म दे सकती है और किन बॉडी पार्ट्स को आप जो सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको किस तरह से ये नुकसान पहुंचा सकती है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक है, इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अरीज कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. मुझे बताइएगा कि मैंने बहुत कोशिश की है इस चीज़ की और ऐसा कोई केस अब तक सामने आया नहीं है, लेकिन एक टाइम गुजरता है उसके बाद एक स्टडी सामने आती है. अब जो स्टडी सामने आई वो है कि ज़्यादा डिओड्रेंट इस्तेमाल करने से आपको हार्म हो सकता है. पहले ये बताइएगा किस किस्म का हार्म हो सकता है? बेसिकली अगर आप उसके देखें कि उसके अंदर बेसिकली चीज़ें कौन कौन सी मौजूद हैं, उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है वो एलुमिनियम ज़िरकोनियम है जो कि एक बहुत हार्मफुल इंग्रेडिएंट है और उसकी वजह से हेडेक्स होना, एस्थमा होना, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होना, हार्ट डिजीज़ होना, ये बहुत कॉमन है. प्लस वो एक रोल प्ले करता है स्मॉग में भी, तो एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है. इसके अलावा अगर इसके दूसरे हम जो डेंजरस इंग्रेडिएंट है उसकी तरफ अगर हम आए तो दैट इज़ एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट्स. ठीक है, और वो बेसिकली स्किन की डिजीज़ और स्किन कैंसर कॉज करता है. उसके बाद जो इसमें थर्ड जो डेंजरस चीज़ है वो ट्राइक्लोसैन्स है और वो बेसिकली उसमें डाले इसलिए जाते हैं ताकि उनकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो हार्मोनल डिसबैलेंस करती हैं. अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जो एंटी प्रेसिपिरेंट्स आते हैं जो बेसिकली पसीना रोकने के लिए होते हैं. दे आर मोर डेंजरस क्योंकि जब वो आपकी स्वेटिंग को रोकते हैं दे कैन इवन कॉज ब्रेस्ट कैंसर. Oh my God, don't tell me. Yes. Because I'm very much, into all antiperspirants or deodorants. अच्छा, ये चीज़ ऐड कर लीजिएगा. We don't have alternatives ना. Perfumes देखिए, परफ्यूम है तो वो बहुत महंगे हैं. अब लोग deodorant पे जाते हैं. Yes, we have. इसमें देखें जब आप डिओड्रेंट्स की तरफ जा रहे हैं देयर आर केमिकल बेस्ड एंड देयर आर नेचुरल बेस्ड. ओके, ठीक है, आपने जिस वक्त सिर्फ प्रोडक्ट लेनी है, अगर आप अवेयर्ड हैं तो ऑल्टरनेट्स डेफिनेटली मौजूद हैं. जितनी सस्ती परफ्यूम और जितने सस्ते डिओड्रेंट्स और स्प्रेज होंगे उसमें उतने डेंजरस इंग्रेडिएंट्स होंगे. अच्छा, क्योंकि दे आर चीपर. ठीक है, जो नेचुरल फॉर्म्स होंगी वो आपको थोड़ी जरा अच्छे ब्रांड्स में मिलेंगी, फॉर्म में मिलेंगी. जो अच्छे परफ्यूम ब्रांड्स हैं उनमें ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी. ठीक है, उन्होंने इसके ऑल्टरनेट्स निकाले होते हैं जो कि इस डेफिनेटली वो इतने हार्मफुल नहीं है. अच्छा, हाउ टू चूज, अब ये भी एक क्वेश्चन मार्क है. देखिए, अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, किसी आप कॉस्मेटिक शॉप पे जाते हैं तो ये प्रेफरेंस यही होती है कि परफ्यूम महंगा है कंपैरेटिवली तो आप डिओड्रेंट खरीद लें. तो अब वो इसकी प्राइस भी कम है. अब उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है. डिओड्रेंट खरीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जो आपके लिए नेचुरल हो या अब अननेचुरल हो, केमिकल बेस्ड? क्योंकि अगर मैं फर्स्ट करें आपको ये केमिकल नेम्स बताऊंगी तो किसी भी आम आदमी के लिए आसान नहीं हो जाके इन नामों को उसके ऊपर से पढ़े या फिगर आउट करे. एग्जैक्टली, तो उसमें सिंपल चीज़ है, उसके ऊपर दो चीज़ें लिखी होंगी. अगर वो केमिकल बेस्ड है तो उसके ऊपर लिखा होगा कि केमिकल बेस्ड है. अदरवाइज अगर नहीं लिखा हुआ केमिकल बेस्ड तो जो नेचुरल बेस्ड होगा उसके ऊपर लाजमी लिखा होगा कि ये नेचुरल बेस्ड है. ओके, तो आप उसको सिलेक्ट करें. बहुत सारी अब हर्बल प्रोडक्ट्स आ गई हैं, कंपनीज ऐसी आ गई हैं जो हर्बल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती हैं और उनके अगर आप देखें तो उन्होंने डिओड्रेंट्स वगैरह निकाले होते हैं. व्हाट अबाउट इथर्स? दे आर कंपैरेटिवली सेफ.
ओके दे आर सेफ। अगर आप देखें अब FDA जो बेसिकली रेगुलेट करती है कि कौन सी प्रोडक्ट सेफ हैं और कौन सी नहीं है, अगर आप एंटीपर्स्पिरेंट्स पे देखें तो उसके ऊपर अब उन्होंने ये चीज़ मस्ट की है कि आप उसके ऊपर लाजमी लिखेंगे कि अगर आपको किडनी का इशू है तो काइंडली कंसल्ट योर डॉक्टर। ओके ठीक है, क्योंकि आप पसीना अगर रोक रहे हैं तो वो आपको ऑलरेडी अगर किडनी का इशू है तो वो उसको एक्सेलरेट कर सकता है। ओह माय गॉड। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात ये भी बताइएगा कि हम सबका बॉडी प्रेस्पेरेंट हो, एंटी प्रेस्पेरेंट हो या डिओड्रेंट हो या परफ्यूम लगाने का तरीका मुख्तलिफ होता है। अब मैं तो वो बंदी हूँ जो ऐसे करके ना, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा परफ्यूम चाहिए होता है। अब कुछ लोग होते हैं सिर्फ ये कानों पे लगाते हैं कि आपको कुछ पॉइंट्स होते हैं पूरी बॉडी में जहाँ पे आपको डिओड्रेंट या परफ्यूम लगाना चाहिए। अगर आपने इसके कॉजेज से और इसकी हार्म से बचना है तो आपको किस तरह से अप्लाई करना चाहिए? डिओड्रेंट अप्लाई करने का सही तरीका है क्या? देखिए, अगर आप डिओड्रेंट लगा रहे हैं, जिस तरह अगर आप एंटीपर्स्पिरेंट्स लगा रहे होते हैं तो वो डेफिनेटली आप एक्जिला में लगा रहे हैं। अब वो एक्जिला में जब आप लगा रहे हैं तो ज़ाहिर है वो ब्रेस्ट कैंसर कॉज करते हैं, तो उसमें तो 100% मेक श्योर कि वो आपके हर सूरत नेचुरल बेस्ड हो। ठीक है। अच्छा, उसमें बड़ा अच्छा मज़े का ऑल्टरनेट भी आता है जो कि पुराने वक्तों में बहुत कॉमनली इस्तेमाल भी होता था और नेचुरल फॉर्म है। इफ़ एनीबडी कैन नॉट अफोर्ड एनी एक्सपेंसिव थिंग, तो वो एक ऑल्टरनेट बड़ा आराम से मौजूद है। वो एलम जिसको आप उर्दू में फटकरी कहते हैं, यस यस, एक बड़ा टोटका है। हाँ, यस, दैट इज द बेस्ट फॉर्म एक्चुअली। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। एट द स्टार्ट ऑफ द डे यू कैन यूज दैट। Yes. जो लड़कियां हमें देख रही है स्क्रीन के उस तरफ, ये कोई शर्म वाली बात नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि आपके पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप डे के आगाज में अगर फटकरी का इस्तेमाल करते हैं सारा दिन आप ठीक रहते हैं। और उसका अगर आप नोट करें तो उसका बेसिकली टाइम ड्यूरेशन भी इनसे ज्यादा होता है। ओके अच्छा, फटकरी अगर अप्लाई करनी है तो वो कैसे करनी है? थोड़ा सा उसको वेट करके Okay. और देन यू कैन यूज ऑन जैसे आप एंटीपर्स्पिरेंट यूज कर रहे हैं या जैसे आप रोल ऑन यूज करते हैं, वो भी इस तरह से होता है। एग्जैक्टली ऐसे। अच्छा, एक और चीज, जिस वक्त आप रोल ऑन्स या डिओड्रेंट्स ले रहे हैं उसके ऊपर खास तौर पे देखिए जिनकी ज्यादा लंबी ड्यूरेशन लिखी हुई है कि ये प्रिवेंट करते हैं 48 आवर्स, प्लीज डोंट टेक देम, कभी मत खरीदें। ठीक है, वो जितना लंबा आपका पसीना रोकेंगे या जितना लंबा वो ड्यूरेशन क्लेम कर रहे हैं उसमें उतनी ज़्यादा डेंजरस चीज़ें मौजूद होंगी। अच्छा, एंटीपर्स्पिरेंट्स की अगर हम बात करें, वैसे हम डिओड्रेंट की बात करें लेकिन एंटीपर्स्पिरेंट भी उसी की फैमिली में से है। Exactly. तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कुछ एंटीपर्स्पिरेंट ड्राई होते हैं जो फॉर्मिक फॉर्म में होते हैं, कुछ होते हैं जो स्प्रे फॉर्म में होते हैं। तो ये दोनों इक्वली हार्मफुल है या इनमें कोई डिफरेंस है? इक्वली हार्मफुल है। ठीक है, उसमें सिर्फ फ़र्क वहीं पर आ जाता है जो केमिकल बेस्ड और नेचुरल फॉर्म है। अब लगाना, अगर ज़ाहिर है डिओड्रेंट है तो एवरीबडी नोज़ कि अगर वो रोल ऑन्स हैं तो उनको कहाँ लगाना है, लेकिन अगर आप स्प्रे फॉर्म में यूज़ करें तो फिर उसमें अगर आप जानना चाह रहे हैं कि जी किस जगह लगाएं, बेटर कि आप अपने फेस से अवे लगाएं। ठीक है, कि आपके अगर जितना वो नाक के अंदर जाने के उसमें एलर्जिक रिएक्शंस होना बहुत कॉमन है। प्लस खास तौर पे जब बच्चियों ने वैक्स वगैरह की होती है, प्लीज उसके बाद एटलीस्ट 24 आवर्स मत यूज करें, बिकॉज़ आपके पोर्स खुले होते हैं, बिल्कुल खुले हैं, तो वो डायरेक्टली केमिकल आपकी बॉडी में इंडल्ज हो जाता है। तो वो स्किन कैंसर्स का बेसिकली बहुत बड़ी एक वजह बनती है, क्योंकि आप एक तो इरिटेशंस आपने देखा होगा, अक्सर लोग फिर क्लेम करते हैं कि जी हमारे रेडनेस हो गई, इरिटेशन हो गई ना। अच्छा, ऐसे ये भी कहा जाता है, आप इस बात को सेकंड कीजिएगा बिकॉज आप फेशियल एस्थेटिक्स में आपकी एक्सपर्टीज है। आप जब वैक्स कराते हैं तो उसके फौरन बाद आपको धोना भी नहीं चाहिए, पानी नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज अगर आप पानी लगाते हैं तो पॉर्स खुले होते हैं, फिर उसके बाद वो रैशेज या ऊपर आपको इस तरह से एक्ने हो जाती है। पर्सनली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ वैक्स, क्योंकि अब अगर आपके पास इफ यू कैन अफोर्ड और अगर आप सारी जिंदगी कैलकुलेट करें जो आप वैक्स पे लगा रहे हैं और दूसरी चीजों पे लगा रहे हैं, डैमेज को आप लेजर पे लगा लें। ठीक है, क्योंकि आप उसमें बहुत अब आप वैक्स करेंगे तो उसमें क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो एरिया डार्क होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनग्रोन हेयर्स होंगे, एक्नी होगी, रिएक्शंस होंगे, आपको वैक्स नहीं सूट की या जिसने वैक्स की है उसने कोई गड़बड़ कर दी है, उसने गलत डायरेक्शन में कर दी है, तो आपकी एक प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। कितनी बच्चियां मेरे पास आती हैं, पूरे पूरे मुंह भरे होते हैं और जनाब जी बिल्कुल 3 से 4 दिन का फंक्शन होता है, और मसले वो ऐसे के वैसे रहते हैं। मतलब बालों के मसाइल ऑब्वियसली खवातीन का आपके 4 दिन के लिए सुकून लेने के लिए आपने जो अपनी हाल बुरा किया, जो आपके दाने निकल आई, वो चीजें उनके मार्क्स जाते जाते उससे ज्यादा किया, वो कितना कीमती है आपके पैसों से ना। अच्छा, ये बताइएगा, मैंने एक तहकीक पढ़ी, एक मैंने आर्टिकल पढ़ा, आप इसको सेकंड कीजिएगा या अगर आवाम हमें देख रही है तो उनको ये डिनाई भी कीजिएगा। मैंने ये सुना था कि आप अगर मेल डिओड्रेंट यूज करते हैं, बिकॉज फीमेल और मेल होते हैं डिफरेंट ना, आपको पता है बाज़ खवातीन ऐसी होती है उनको स्ट्रॉन्ग खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, मैं उनमें से एक हूँ, तो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो मैंने ये पढ़ा है कि आपके हार्मोनल चेंजेस भी आना शुरू हो जाते हैं अगर आप मेन डिओड्रेंट या मेन परफ्यूम यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, यस इट इज ट्रू। ओके ओके, ठीक है, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स के साथ ये बिल्कुल प्रॉब्लम है। और ख़ास तौर पे अगर आप अच्छे ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं तो एक चीज़ ये जहन में रखें कि उनके ऊपर रेगुलेशंस लगी होती हैं, तो
तो मॉनिटरिंग के फेज से गुजरते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर यूजुअली देर मच सेफर। लेकिन फिर भी फीमेल्स को मेल परफ्यूम्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। हार्मोनल चेंजेस में क्या क्या मसले हो सकते हैं? हार्मोनल चेंजेस में आपकी डेफिनेटली जो इम्बैलेंस की वजह से आपकी पीरियड्स की इरेगुलरिटीज हो सकती हैं, प्लस जो आपके बाल बहुत ज़्यादा निकलना, ये सारे इश्यूज आपको हो सकते हैं। एस्थमा इज वन ऑफ देम, ठीक है, आपको एस्थमा की प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी भी। जो आप बता रही हैं कि आपको लगता है कि नहीं बाल गिर रहे हैं तो सीजन है, बाल गिर रहे हैं, नहीं, अगर आप मैन परफ्यूम यूज करते हैं तो इज एन अलार्मिंग साइन। आप ऐसे लोगों में देखें माइग्रेन भी बड़ी जल्दी प्रेसिपिटेट होती है। हाँ एग्जैक्टली, आई हैव सीन सो मेनी दिस काइंड ऑफ आप केसेस। बहुत सारे लोग देखेंगे कि उनको परफ्यूम से माइग्रेन ट्रिगर हो जाएगी, हट हो जाएगी, नोजिया स्टार्ट हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा एक और बड़ी मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, बिकॉज मुझे आई एम लाइक सो मच इन लव टू ऑल दीज फ्रेगरेंसेज ना, मुझे खुशबुएं बहुत अच्छी लगती हैं और परफ्यूम्स भी। लेकिन ये भी एक तहकीक है कि अगर आपका मूड ख़राब होता है और आप बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में नहीं होते, तो एक अच्छी फ्रेगरेंस को आपको स्नफ करने से यू विल बी बेटर, यू फील बेटर। देखिए दैट इज़ अ टेम्परेरी रिलीफ। अगर आप ज़्यादा स्टडीज़ की तरफ जाएंगे तो मैं और ज़्यादा डराना शुरू हो जाऊंगी। हाँ, नहीं आप डराएं, क्योंकि मुझे लगता है कि आवाम को थोड़ा मोहतात होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो लोग परफ्यूम्स यूज़ करते हैं उनमें अल्जाइमर और डायमेंशिया भी बहुत कॉमन है लेटर एजेस में। अच्छा बताइए, डायमेंशिया हमने इसको डिस्कस भी किया था, इस बारे में प्लीज बताइएगा। क्योंकि आपका होता ही है कि आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो काफ़ी हद तक वो ये इनको क्योंकि उस पर एल्यूमिनियम जो है वो काफ़ी एक डेंजरस कंटेंट है और वो उनको इफेक्ट करता है ब्रेन सेल्स को, तो उसकी वजह से डायमेंशिया होना या उसकी वजह से अल्जाइमर होना ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप ज़्यादा स्टडीज़ होती हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि अच्छा इन लोगों में क्या हिस्ट्री थी, जिनमें बाद में अल्जाइमर रिपोर्ट हो रहा है या जिनमें डायमेंशिया रिपोर्ट हो रहा है, तो वो पीछे बहुत कि वो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स यूज़ करते हैं। अच्छा एक और चीज़ ऐड कीजिएगा कि मैंने पहले भी आपसे सवाल किया, हर किसी का परफ्यूम या डिओड्रेंट लगाने का तरीका मुख्तलिफ होता है। आपको डायरेक्ट अप्लाई करना चाहिए अपनी बॉडी या बॉडी पार्ट्स पे, या आपको थोड़ी स्पेस देनी चाहिए? स्पेस डेफिनेटली, देयर शुड बी अ स्पेस। ये आपके इस डिस्टेंस पे होना चाहिए, मतलब 1 हैंड डिस्टेंस होना चाहिए। अच्छा हम तो आगे जाके लगाते हैं? नहीं, हम अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस देखी होगी ना, एक्चुअली लोगों को बताने का मकसद ये कि आप ये चीजें इस्तेमाल करें, लेकिन उनके इस्तेमाल करने का एक तरीका है। आपने अक्सर बहुत सुना होगा कि जी आपको दैट इज अ गुड वे, ओके ठीक है, आप बिल्कुल यहाँ पर हम नहीं कर रहे, ये आपके बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप ये यहाँ पर आप यहाँ पर ना लगाएं, यहाँ पे आपके हाथों को टच ना हो। अगर आप कुछ भी खाएंगे तो वो थोड़े बहुत भी अगर फ्यूम्स हैं तो वो आपके अंदर जाएंगे इनडायरेक्टली, ठीक है। तो कोशिश करें कि जिस वक्त आपने, और अगर फर्स्ट ज़ाहिर आप परफ्यूम्स का स्प्रे कर रहे हैं तो आपके ऊपर थंब पे या हाथ पे लग सकता है, तो बाद में ज़रूर वाइप ऑफ करें। एक और चीज़, बाज़ लोगों की आदत ये होती है, आप समझिए कि जो सवाल मैं आपसे कर रही हूँ उसमें ज़्यादातर मसले मेरे अपने हैं, क्योंकि मैं परफ्यूम दिन में कोई 3 से 4 दफ़ा तो लगाती हूँ। तो एक परफ्यूम आपने एट द स्टार्ट ऑफ द डे लगा लिया, दिन में आप अगर मिकदार की बात करें तो वो कितनी होनी चाहिए, कितनी दफ़ा आप परफ्यूम या डिओड्रेंट लगा सकते हैं? अगर आप स्टडीज़ की बात करें तो वो तो ये कहते हैं कि अगर आपने एक दिन लगाई है तो फिर आप 1 से 2 दिन का वक्फा दें। ना करें, रोज़ाना कपड़े चेंज करने, रोज़ाना यू हैव टू गो आउट, सो यू हैव टू अप्लाई एवरी डे। कपड़ों पे लगा लें। हाँ दैट्स अ गुड ऑप्शन। और परफ्यूम आपको लगता है कपड़ों पे ही लगाना चाहिए बॉडी की बजाय? बेहतर है। अच्छा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है। अक्सर लोग ये होता है कि बालों पे कर रहे होते हैं, फिर बाद में कहते हैं जी हमारे बाल ड्राई हो गए या बालों का मसला हो गया, ठीक है। आप देखिए ये सारी चीज़ें केमिकल बेस्ड हैं, केमिकल में कैसे हो सकता है कि हार्म ना हो? हाँ कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके पे, और किसी वक्त पर आपको ये चीज़ समझ आती हैं। जब चीज़ें चल रही होती है उस वक्त आपको रियलाइज नहीं होता, लेकिन जब वो डैमेज इज डन वाली सिचुएशन होती है व्हेन यू केम टू रियलाइज, एक तरह से एक डिपेंडेंसी आपकी स्टार्ट हो जाती है ना। तो आप ये देखें कि आप क्या कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए ब्रेन सेल्स को पैरालाइज कर रहे हैं, यू फील गुड कि जी आपने परफ्यूम लगाया और उसके बाद अच्छी खुशबू आ रही है, मूड अच्छा हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको नहीं अच्छी आ रही है और फिर उसके बाद आपका मूड उसी तरह से नीचे भी जाएगा। हाँ ये मूड स्विंग्स जो हैं ये हाँ, बहुत ज़्यादा, तो आप वो बहुत ज़्यादा अपने ब्रेन सेल्स को शॉक्स दे रहे हैं। अच्छा एक और चीज़ बहुत ज़्यादा हम आजकल करते हैं, बच्चों को भी हमने डिओड्रेंट लगाना शुरू कर दिया है। आपने अक्सर माओ को देखा होगा, चाहे उनके कपड़ों पे लगाती हैं, इतनी छोटी उम्र में आप एक 2 साल के बच्चे की बात कर लें और 3 साल के बच्चे की बात कर लें, उसमें अगर आप खाली कपड़ों पे नहीं, आप मेरा ख्याल है बचपन से हम देखते हैं कि माएँ भर भर के पाउडर्स लगाती हैं परफ्यूम। यस अब वो इतने ख़तरनाक हैं, उन बच्चों में वैसे भी सांस के मसले बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर आप उनको देखें, उनको खांसी या ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रह रही होती हैं, और वो क्यों हैं? आपने भर के पाउडर, अब पाउडर बेसिकली क्या कर रहा है, वो अटैच तो हो नहीं सकता आपकी सरफेस पे, हवा में, ठीक है। और वो उड़ के कहाँ जाएगा? ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हिस्सा, अगर नेक पे आपने भरा हुआ बच्चा
तो वो उसके बाद कहाँ जा रहा है उसका वो पाउडर, इनहेल कर रहा है, वो अंदर जा रहा है अब वो जो बहुत एक कॉमनली यूज होने वाला ब्रांड है, मैं नाम नहीं यहाँ पे लेना चाहूंगी, लेकिन बचपन से तकरीबन, और मेरा ख्याल है 90% घरों में वो एक ब्रांड यूज होता है। अब तो उसके बारे में स्टडीज वैसे भी आ गई हैं कि उसमें बहुत सारी कार्सिनोजेनिक चीजें हैं और वो कैंसर कॉज कर रही हैं। अच्छा, एक और नया, अब जैसे चौंसला कहीं या कुछ भी कहीं, बच्चों के परफ्यूम के तौर पर एक चीज़ इस्तेमाल होती है लिक्विड फॉर्म में ना, मुझे उसका एग्जैक्टली नाम नहीं आ रहा, लेकिन वो बहुत क्लोन्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो वो क्या चीज़ है? ना वो डिओड्रेंट है, ना वो परफ्यूम है। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर उनकी अपनी इतनी प्यारी खुशबू रखी होती है ना, उसको देखिए, ये वही बात है कि आपने बिजनेस जिन्होंने करने हैं उन्होंने डिफरेंट चीज़ें निकालनी है, लेकिन आप अपने पैसे अपने बच्चे की हेल्थ पे खर्च करें, उसकी खुराक पे खर्च करें, इस तरह की चीज़ों पे मत करें, उन कभी भी वो सेफ नहीं होती हैं। अच्छा, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, टेक्नोलॉजी की तरफ हम जा रहे हैं, आपने एक चीज़ कही जो मुझे बहुत पसंद आई और मैं चाहती हूँ उसको सेकंड करूँ कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए, हमारे इस्तेमाल के लिए, वी शुड गो फॉर इट अनटिल अनलेस आप हर चीज़ को वेरीफाई कर ले। अगर वैक्स करके आप बहुत सारे मसाइल से जो कि वैक्स से होते हैं और आप अगर जाते हैं उसकी तरफ, लेज़र की तरफ, तो आप अगर थोड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं तो ये टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करेंगे तो रेस्ट ऑफ द लाइफ आपको ही इसका फ़ायदा होगा। लेकिन हम उसमें भी बड़ी सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, नहीं लेज़र करने से रेज जाती हैं अंदर, बॉडी में रेज जाएंगी तो रेज होती है, केमिकल तो केमिकल होता है। नहीं, पहले अब जो जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी लेजर्स के बाद, पहले एक वक्त था जिस वक्त वो लाइट्स हुआ करती जिसको आईपीएल कहते थे, अभी भी खैर कॉमनली लोग घर में उसको इस्तेमाल करें, जलाने वाली की आवाज आती थी। हाँ, मुझे आईपीएल अभी भी जब घरों में होममेड में इतना रेकमेंड नहीं करती हूँ, लेकिन बेहतर ये है कि आप लेजर्स की तरफ जाएं। लेजर्स अब जो आ रहे हैं देर कम्प्लीटली सेफ। अगर आप उस तरह से रेज की बात करें तो जिस वक्त हम कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं वो भी तो रेज से करते हैं। हाँ, कीमो रेज से होती है, ठीक है। तो वो हमने ये जो इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं ना, जिस तरह ये लेजर्स हो गए या ये मशीनरीज होती है, इनके ऊपर ये कभी भी एफडीए के अप्रूवल के बगैर मार्केट में नहीं आती हैं। तो ये पूरी रिसर्च बेस्ड होती है, चाहे किसी ने भी रखा हुआ है, किसी ने भी रखा है, कोई आपका वेरीफाइड सैलून है या वेरीफाइड सैलून नहीं है। नहीं, सैलून के साथ थोड़ा सा मेरा इशू है, क्योंकि मेरी भी कॉन्ट्रडिक्शन यही है कि आप अगर फेशियल एस्थेटिक हैं तो यू आर एक्सपर्ट, यू डू हैव सर्टिफिकेट एंड ऑल द एसओपीज जो कि रेगुलेट करती हैं आपको। हमने अक्सर सैलून्स में सारी एक्टिविटीज होते हुए देखी है, दे डोंट हैव डॉक्टर। अब आई डोंट नो, देखिए आप बात ये है कि बेचने वाला सब कुछ बेचेगा, लेकिन आपने खरीदना नहीं है। आपने ये डिसाइड करना है, क्योंकि आप हैं, आपकी लाइफ कीमती है, आप बिल्कुल आपका हर चीज टेक पे है, उनका कुछ नहीं जाएगा। डॉक्टर अली, जिसपे बड़ी लंबी बहस हो सकती है और हम करेंगे इस पर एक दिन एक पूरा सेगमेंट के जो वेरीफाइड नहीं है और मशीन्स हुए हैं वो कितना खेल रहे हैं आपकी जिंदगियों के साथ। तो वेरिफिकेशन और क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी चेक करके ही कहीं जाएं, और इस प्रोसीजर को आपने अगर करवाना है तो आप जरूर चेक करें पहले। थैंक यू सो मच। हमने आपसे लेनी है इजाजत और अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात मंडे को करेंगे। हैप्पी वीकेंड, होपफुली कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।